हंसी अब नहीं रहेगा राज। कोलकाता की उस सुबह में कुछ तो अलग था, कुछ ऐसा जो रोजमर्रा की दौड़ भाग से जुदा था। सड़कों पर अभी पूरी तरह शोर नहीं भरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी उमस और भारीपन था, जैसे शहर किसी आने वाले तूफान से पहले सांस रोके खड़ा हो। मैं अपने पुराने दोस्त कर्नल नीलाद्री सरकार के घर की ओर बढ़ रहा था। कर्नल साहब वो एक ऐसे इंसान थे जो भीड़ में भी अकेले और शांत नजर आते थे। न तो उन्हें किसी नौकरी की तलाश थी और न ही राजनीति के शोर शराबे से कोई वास्ता। उनकी दुनिया सिर्फ दो चीजों पर टिकी थी, तर्क और रहस्य। उनके लिए कोई भी घटना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक उलझी हुई पहेली होती थी, और हर इंसान एक बंद किताब, जिसे पढ़ने का हुनर सिर्फ उन्हें आता था। कर्नल नीलाद्री सरकार 55 पार कर चुके थे, लेकिन उनकी ऊर्जा किसी नौजवान को भी मात दे सकती थी। सिर के बाल रुई जैसे सफेद थे, लेकिन चेहरे के नक्श इतने तीखे कि नजर हटती न थी। उनकी आंखों में हमेशा एक ऐसी चमक रहती थी, मानो उन्होंने अभी अभी किसी पुरानी दीवार के पीछे छिपा कोई गहरा राज देख लिया हो। सेना की वर्दी तो कब की उतर चुकी थी, लेकिन उनका अनुशासन और चाल ढाल अब भी वही थी। मैं जब उनके पुराने औपनिवेशिक शैली के मकान पर पहुंचा तो मुख्य दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। जैसे ही मैंने कदम अंदर रखा, मुझे हवा में एक अजीब सी खारी महक महसूस हुई, बिल्कुल वैसी जैसे आप समंदर के किनारे खड़े हों। कर्नल की भारी और कड़क आवाज गूंजी, अर्नब, तुम आ गए। मैं चौंका, क्योंकि वे मेरी आहट पहचाने बिना ही जान गए थे। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी कर्नल साहब, लगता है आपकी छठी इंद्री आज भी रडार की तरह काम कर रही है। वे अपने पुराने शीशम के डेस्क पर झुके हुए थे। उनके सामने एक नीला लिफाफा रखा था, जो देखने में काफी अजीब लग रहा था। लिफाफे पर पानी के सूखे हुए धब्बे थे, जैसे किसी ने उसे समंदर के पानी में भीगे हाथों से छुआ हो। मैंने कुर्सी खींचते हुए मजाकिया लहजे में पूछा, क्या बात है? क्या नौसेना से कोई पुराना बुलावा आया है, या फिर समंदर ने खुद खत लिखा है? कर्नल ने मेरी ओर देखा। उनके होंठों पर एक धीमी रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने लिफाफे पर उंगली फिराते हुए गहरी आवाज में कहा, कभी कभी मजाक भी सच हो जाता है मेरे दोस्त। समंदर वाकई अपने पास बुला रहा है। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने मेज से वो नीला लिफाफा उठाया। उस पर साफ और सुंदर लिखावट में अंकित था, कर्नल नीलाद्री सरकार, कोलकाता। एमवी समुद्र रत्न क्रूज जहाज पर कोलकाता पोर्ट से पोर्ट ब्लेयर तक की विशेष सांस्कृतिक यात्रा हेतु निमंत्रण। नीचे आयोजक का नाम लिखा था, प्रभाकर रॉय। मैंने हैरान होकर पूछा, तो आप क्रूज पर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं? कर्नल अपनी जगह से उठे और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए, जहां से बाहर का धुंधला आसमान दिखाई दे रहा था। उन्होंने मेरी ओर मुड़कर एक गंभीर टोन में कहा, शायद, लेकिन मैं अकेले नहीं जा रहा हूं। तुम्हें भी अपना बैग पैक करना होगा अर्नब। मैं हड़बड़ाते हुए कहा, मैं? लेकिन कर्नल, मेरी वहां क्या जरूरत होगी? कर्नल ने अपनी पुरानी दूरबीन को साफ करते हुए माथे पर शिकन लाते हुए जवाब दिया, मेरी जरूरत तुम्हें नहीं होगी, पर मुझे यकीन है कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मेहमानों की सूची देखो, एक समुद्री जीव विज्ञानी, एक रिटायर्ड नेवी अफसर, एक बड़ा व्यापारी, एक मशहूर उपन्यासकार और कुछ चेहरे जिन्हें मैं नहीं जानता। उनकी आवाज में सिर्फ उत्सुकता नहीं थी, बल्कि एक अनजाना खतरा भी महसूस हो रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। कर्नल ने अपनी बात खत्म करते हुए धीमे स्वर में जोड़ा, अर्नब, मुझे लग रहा है कि यह सिर्फ एक सफर नहीं है। इस जहाज के डेक पर कुछ ऐसा छिपा है जो दिखाई नहीं दे रहा, और वही मुझे बेचैन कर रहा है। अगली सुबह जब हम बंदरगाह पर पहुंचे तो नजारा किसी फिल्मी सेट जैसा था। बंदरगाह की भीड़ भाड़ और शोर के बीच सामने खड़ा एमवी समुद्र रत्न धूप में किसी चांदी के पहाड़ जैसा चमक रहा था। वो सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि पानी पर तैरता हुआ एक महल लग रहा था। कर्नल नीलाद्री सरकार अपने सिग्नेचर सफेद लिनन सूट में थे। सिर पर हैट और हाथों में वो पुरानी छड़ी। उनकी चाल में एक अलग ही रुतबा था। जैसे ही हमने डेक पर कदम रखा, हमारी मुलाकात प्रभाकर रॉय से हुई। प्रभाकर देखने में तो काफी सलीकेदार लग रहे थे। महंगा सूट, आंखों पर रिमलेस चश्मा और बाल करीने से जमे हुए।
लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। प्रभाकर रॉय ने बार बार कलाई घड़ी देखते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, कर्नल सरकार, आप आ गए। शुक्र है, मुझे डर था कि कहीं आप मना ना करते। उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट तैर रही थी। बात करते करते उनकी नजरें बार बार इधर उधर भटक रही थीं, जैसे वो भीड़ में किसी ऐसे चेहरे को ढूंढ रहे हों जिसे वो डरते थे। शाम ढलते ढलते जहाज जमीन छोड़कर गहरे नीले समंदर के बीचों बीच पहुंच चुका था। चारों तरफ सिर्फ पानी और डूबते सूरज की लालिमा थी। रात के खाने के लिए हम डाइनिंग हॉल में जमा हुए। वहां की सजावट शाही थी, झूमर की रोशनी में कांच के गिलास चमक रहे थे। यही हमारी पहचान बाकी यात्रियों से हुई। सबसे पहले मिले डॉक्टर सुदीप तोसेन। वे एक समुद्री जीव विज्ञानी थे जो कोरल रीफ यानी मूंगे की चट्टानों पर शोध कर रहे थे। वो कम बोलते थे और हर वक्त किसी गहरी सोच में डूबे नजर आते थे। फिर हमारी नजर मिस्टर अरूप मित्रा पर पड़ी। वे एक बड़े रईस व्यापारी थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक चिपकी हुई मुस्कान रहती थी जो आंखों तक नहीं पहुंचती थी, एक चालाक और मतलबी मुस्कान। बातचीत के दौरान अरूप ने अपना गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। कर्नल की बांस जैसी नजरें तुरंत उनके हाथ पर टिक गईं। कर्नल ने मेज के नीचे मेरे पैर को हल्का सा ठोकर मारते हुए आंखों से इशारा किया। मैंने गौर से देखा, अरूप मित्रा के एक नाखून के किनारे पर हल्का नीला दाग था। वो स्याही नहीं थी, बल्कि किसी तेज केमिकल का निशान लग रहा था। वहां एक और दिलचस्प चेहरा था, तन्वी घोष, एक युवा और बिंदास फोटोग्राफर जो अपने बड़े से कैमरे के लेंस से समुद्र की लहरों और यात्रियों के चेहरों को कैद करने में मग्न थी। उसे दुनिया की परवाह कम और अपने अक्स की ज्यादा थी। रात के 11 बज चुके थे और अंधेरा गहरा हो गया था। डिनर के बाद मैं अपने केबिन में आ गया। खिड़की के बाहर का नजारा जादुई था। काले पानी पर चांदनी ऐसे झिलमिला रही थी जैसे किसी ने हीरे बिखेर दिया हो। लेकिन उस खूबसूरती में भी एक अजीब सी सिहरन थी, एक ठंडी बेचैनी। तभी मेरे केबिन के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कर्नल अंदर आए। वे खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखने लगे। कर्नल नीलाद्री सरकार ने बिना मेरी तरफ मुड़े बेहद गंभीर और धीमी आवाज में कहा, अर्नब, इस खामोशी से धोखा मत खाना। याद रखना, जब समंदर इतना शांत हो जाए कि तुम्हारी अपनी सांसें भी शोर मचाने लगें, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा तूफान छिपा बैठा है। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात शांत थी, लहरों की थपकी लोरी जैसी लग रही थी, लेकिन मेरे सीने में दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह खामोश और खूबसूरत समंदर आने वाले कुछ घंटों में मौत की सबसे भयानक कहानी सुनाने वाला है। अगले दिन जब सूरज सिर पर आया, तब तक हमारा जहाज MV समुद्र रत्न समंदर के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां जमीन का नामो निशान तक नहीं था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, गहरा नीला, विशाल और डरावना हद तक अंतहीन। ऐसा लग रहा था जैसे हम दुनिया से कटकर किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। मैं टहलता हुआ डेक पर पहुंचा। वहां कर्नल नीलाद्री सरकार रेलिंग के सहारे खड़े होकर अपनी दूरबीन से क्षितिज को घूर रहे थे। उनका पूरा ध्यान लहरों पर था। कर्नल ने बिना मेरी तरफ देखे बेहद संजीदगी से कहा, अर्नब, ये सन्नाटा, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। खामोशी हमेशा सुकून नहीं देती। कभी कभी सबसे खतरनाक आवाजें इसी चुप्पी के पीछे छिपी होती है। नाश्ते की मेज पर माहौल सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों के असली चेहरे अब परत दर परत खुलने लगे थे। डॉक्टर सुदीप तोसेन, जो अब तक काफी शांत दिख रहे थे, अजीबो गरीब समुद्री जीवों और जहरीली जेली फिश के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों में जानकारी कम और एक अजीब सा जुनून ज्यादा था। दूसरी तरफ व्यापारी अरूप मित्रा का पूरा ध्यान अपनी रईसी दिखाने में था। अरूप मित्रा ने अपनी सोने की घड़ी ठीक करते हुए घमंड भरी हंसी के साथ कहा, डॉक्टर साहब, आप इन कीड़े मकोड़ों में उलझे हैं और हम दुनिया खरीदने की बात करते हैं। जब अरूप जोर से हंसे तो कर्नल की बाज की नजरें फिर से अरूप के हाथ पर टिक गईं। वही नाखून जिस पर हल्का नीला रासायनिक दाग अभी भी मौजूद था। तभी फोटोग्राफर तन्वी घोष अपना भारी भरकम कैमरा गले में लटकाए वहां आ पहुंची। तन्वी ने समंदर की ओर लेंस घुमाते हुए उत्साहित होकर कहा,
मैं इस समंदर को बहुत करीब से महसूस करना चाहती हूँ। देखिए ना, यहाँ की हर लहर जैसे कोई ना कोई कहानी सुना रही है। कर्नल ने अपनी कॉफी का कप नीचे रखा और तन्वी की आंखों में देखा। कर्नल ने चेतावनी भरे धीमे स्वर में कहा, कहानियों में अक्सर खतरे भी छिपे होते हैं मिस घोष, खासकर तब जब उन कहानियों की जड़ें इंसानों के काले अतीत से जुड़ी हों। कर्नल की बात सुनकर तन्वी की मुस्कान एक पल के लिए जम गई और चेहरे पर हल्की सिहरन दौड़ गई। जैसे जैसे दिन ढला, जहाज पर हवा भारी होने लगी। आयोजक प्रभाकर राय की हालत सबसे खराब थी। उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। वे बार बार अपना फोन निकालकर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करते और जब सिग्नल नहीं मिलता तो झुंझलाकर फोन जेब में ठूस लेते। शाम को डिनर के वक्त यह तनाव एक धमाके की तरह फट पड़ा। अचानक डाइनिंग हॉल में अरूप मित्रा और डॉक्टर सुदीप के बीच तीखी बहस छिड़ गई। अरूप मित्रा ने मेज पर मुक्का मारते हुए चिल्लाकर कहा, आप सिर्फ एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर, आपको व्यापार और मुनाफे की क्या समझ? आप अपनी लैब में ही अच्छे लगते हैं। डॉक्टर तोसेन ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाते हुए तलखी से जवाब दिया, मिस्टर मित्रा, अपनी दौलत की गर्मी कहीं और दिखाइएगा। समंदर कोई बाजार नहीं है जिसे आप अपनी चेकबुक से खरीद सकें। इसकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। माहौल एकदम गर्म हो चुका था। बाकी यात्री सहम गए थे। तभी कर्नल अपनी सीट से खड़े हुए। उनकी मौजूदगी ने ही शोर को थोड़ा कम कर दिया। कर्नल ने अपनी गहरी और कड़क आवाज में दखल देते हुए कहा, सज्जनों, शांत हो जाइए। समंदर जैसी विशालता अपने भीतर भी रखना सीखिए। याद रखिए, सिर्फ उथली और छोटी लहरें ही शोर मचाती हैं। गहरा पानी हमेशा शांत रहता है। कर्नल की बात का असर हुआ और सब चुप हो गए, लेकिन हवा में तनाव अभी भी महसूस हो रहा था। कर्नल मुझे इशारे से एक कोने में ले गए। उन्होंने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, अर्नब, ये बहस तो बस एक पर्दा है। इन यात्रियों का एक साथ यहां होना कोई इत्तेफाक नहीं है। इन सबके बीच कोई ना कोई पुराना और गहरा रिश्ता है जो अब सतह पर आ रहा है। रात के समय लाउंज में फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी। सब स्क्रीन पर नजरें गड़ाए थे कि अचानक खट बिजली चली गई। पूरा हॉल घुपंधेर में डूब गया। उसी सन्नाटे और अंधेरे के बीच अचानक एक तेज रोशनी कौन थी? क्लिक! तन्वी के कैमरे का फ्लैश चमका था। जब कुछ पलों बाद लाइट वापस आई तो सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। सब एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहे थे। तन्वी ने घबराते हुए अपनी सफाई में जल्दी से कहा, माफ कीजिए, वो मैं तो बस अंधेरे का एक शॉट ले रही थी। कर्नल ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। कर्नल ने मेरे पास झुककर धीरे से कहा, अर्नब, कभी कभी अंधेरे में ली गई तस्वीरें उजाले में दिखाई देने वाले सच से कहीं ज्यादा साफ और सच्ची होती हैं। उस रात मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। समुंदर की लहरों से जहाज हल्का हल्का डोल रहा था और लकड़ी के चटकने की बारीक आवाजें सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थीं। मैं करवटें बदल ही रहा था कि अचानक कॉरिडोर में किसी के चलने की आहट हुई। बहुत ही दबी हुई सतर्क कदमों की आवाज, जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार की तरफ बढ़ रही हो। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने बिस्तर से उठकर दरवाजे की कुंडी खोली और जरा सा बाहर झांका। धुंधली रोशनी में एक काली लंबी परछाई कर्नल के केबिन की तरफ बढ़ती हुई दिखी। मैं अपनी सांस रोके हिम्मत जुटाकर जैसे ही बाहर कॉरिडोर में निकला, वो साया पलों में अंधेरे में ऐसे घुल गया जैसे कभी वहां था ही नहीं। अगली सुबह कर्नल मुझे उसी कॉरिडोर के उस कोने पर ले गए। कर्नल नीलाद्री सरकार ने ऊपर छत की ओर इशारा करते हुए बेहद गंभीर आवाज में कहा, देखो अर्नब, इस बल्ब को, यह अपने आप फ्यूज नहीं हुआ। इसे सॉकेट से ढीला किया गया था। इस जहाज पर कोई ऐसा भेड़िया मौजूद है जिसे अपना खेल खेलने के लिए सिर्फ और सिर्फ अंधेरा चाहिए। उनकी बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि खेल शुरू हो चुका है। रात के करीब 2 बजे थे जब सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक, रूह कपा देने वाली चीख गूंजी। वो आवाज इतनी तेज थी कि पूरा जहाज जैसे नींद से जाग उठा। हर तरफ भगदड़ मच गई। केबिनों के दरवाजे खुलने लगे। लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। मैं और कर्नल भीड़ को चीरते हुए ऊपरी डेक की तरफ दौड़े। वहां का मंजर देखकर सबके कदम जम गए।
तेज हवा चल रही थी और रेलिंग के पास अरूप मित्रा का वो महंगा मखमली जैकेट बेजान पड़ा था, मगर जैकेट पहनने वाला नादार था। नीचे झांकने पर गहरा काला पानी नजर आ रहा था, जहां लहरें गुस्से में उफान मार रही थीं, मानो किसी को निगलने के बाद जश्न मना रही हों। भीड़ में से किसी यात्री ने घबराकर कांपते हुए चिल्लाकर कहा, हे भगवान, वो गिर गए, वो जरूर नीचे गिर गए। माहौल में दहशत फैल गई, लेकिन कर्नल शांत थे, एक डरावनी शांति। वे धीरे से रेलिंग के पास झुके और उफनती लहरों को घोरने लगे। कर्नल ने पत्थर जैसी सख्त आवाज में कहा, नहीं, अभी इसे हादसा मान लेना जल्दबाजी होगी। याद रखना, जब तक जिस्म नहीं मिलता, मौत सिर्फ एक शक है, हकीकत नहीं। तभी उनकी बाज जैसी नजर डेक के फर्श पर पड़ी एक बहुत छोटी सी चीज पर टिक गई। उन्होंने जेब से रुमाल निकाला और उसे उठाया। वो एक टूटा हुआ बटन था, पीतल का साधारण बटन। ये अरूप के महंगे डिजाइनर कपड़ों का हिस्सा नहीं हो सकता था। ये जहाज के किसी क्रू मेंबर की यूनिफॉर्म का बटन लग रहा था। कर्नल ने वो बटन मेरी आंखों के ठीक सामने लाते हुए रहस्यमयी फुसफुसाहट में कहा, कातिल बाहर से नहीं आया अर्नब, वो यही है, हमारे बीच, हमारे साथ सांस ले रहा है। अरूप मित्रा के अचानक गायब होने की घटना ने पूरे जहाज को एक डरावने सन्नाटे में डुबो दिया था। हालांकि जहाज के कैप्टन ने स्पीकर पर ऐलान कर दिया था कि यह महज एक हादसा था, शायद पैर फिसलने से वो गिर गए होंगे। लेकिन कर्नल नीलाद्री सरकार का चेहरा साफ बता रहा था कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। अगली सुबह जब मैं अपने केबिन से निकला तो हवा में डर घुला हुआ महसूस हो रहा था। फोटोग्राफर तन्वी घोष ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। आयोजक प्रभाकर रॉय डेक पर घूम घूम कर यात्रियों को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी अपनी हंसी खोखली थी और आंखों में घबराहट साफ तैर रही थी। तभी कर्नल ने मुझे इशारे से एक सुनसान कोने में बुलाया। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली जिसमें एक छोटा सा पीतल का बटन चमक रहा था। कर्नल ने बेहद धीमी और रहस्यमयी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, अर्नब, यह बटन मुझे कल रात डेक पर मिला था, ठीक उसी जगह जहां से अरूप गिरा था। गौर से देखो, ये किसी अमीर व्यापारी के कोट का बटन नहीं है, बल्कि जहाज के स्टाफ की यूनिफॉर्म का हिस्सा है। मेरी सांसें अटक गईं। कर्नल ने अपनी बात पूरी करते हुए गंभीर स्वर में कहा, इसका मतलब साफ है मेरे दोस्त, हमलावर बाहर से नहीं आया, वो हम में से ही कोई एक है जो हमारे साथ नाश्ता कर रहा है और बातें कर रहा है। शाम होते होते मौसम ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। आसमान में काली घटाएं छा गईं और बिजलियां कड़कने लगीं। विशाल लहरें जहाज से टकराने लगीं, जिससे पूरा जहाज हिचकोले खाने लगा। कर्नल ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए तेज आवाज में कहा, मेरे साथ चलो, हमें अभी इंजन रूम जाना होगा, मुझे शक है कि सुराग वहीं छिपा है। हम तंग सीढ़ियों और अंधेरी गलियों से होते हुए जहाज के निचले हिस्से में पहुंचे। वहां मशीनों का शोर कानों को फाड़ रहा था और तेल की भारी बदबू थी। कर्नल ने अपनी टॉर्च जलाई और रोशनी एक मोटे पाइप के पीछे डाली। वहां एक फटा हुआ दस्ताना पड़ा था। कर्नल ने झुककर उसे देखते हुए चेतावनी भरे स्वर में कहा, गौर करो अर्नब, ये दाएं हाथ का दस्ताना है और इस पर जो गहरे धब्बे हैं वो ग्रीस के नहीं बल्कि सूखे हुए खून के हैं। यह सुनकर मेरा गला पूरी तरह सूख गया। हम सुराग लेकर डेक की तरफ वापस लौट ही रहे थे कि अचानक ऊपर से एक और दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। हम जान की बाजी लगाकर सीढ़ियां चढ़े। वहां तन्वी घोष फर्श पर बेहोश पड़ी थी। पास ही उसका महंगा कैमरा गिरा हुआ था, जिसका लेंस चकनाचूर हो चुका था। कुछ देर बाद जब कर्नल ने उसे होश में लाया तो वो बुरी तरह कांप रही थी। तन्वी ने हकलाते हुए आंखों में दहशत लिए कहा, मैंने किसी को देखा था, वो अरूप नहीं था, कोई और था, सफेद कपड़ों में, और उससे एक बहुत अजीब बदबू आ रही थी, जैसे जली हुई रबर। कर्नल ने तुरंत आसपास नजर दौड़ाई। उनकी नजर फर्श की दरार में फंसी एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया। वो एक सुनहरी पिन थी जिसके सिर पर नीले रंग का एक छोटा सा कीमती पत्थर जड़ा था। कर्नल ने उस पिन को अपनी जेब में रखते हुए बुदबुदाया,
कातिल ने अपनी निशानी छोड़ दी है और यही उसकी गलती साबित होगी। रात गहरी होती गई और बाहर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। मैं थका हारा और डरा हुआ अपने केबिन में लौटा। जैसे ही मेरी नजर बिस्तर पर पड़ी, मेरे कदम ठिठक गए। वहां तकिए पर समुद्र की काली गीली घास में लिपटा एक लिफाफा रखा था। कमरे में सड़ती हुई वनस्पति की गंध आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर कागज पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, सच्चाई को मत छेड़ो वरना समंदर उसे हमेशा के लिए निगल लेगा। मैं डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया और तुरंत लिफाफा लेकर कर्नल के पास भागा। लेकिन जैसे ही मैं कॉरिडोर में पहुंचा, एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! पूरा जहाज हिल गया और सारी बत्तियां गुल हो गईं। मशीन रूम में आग लग गई थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सायरन बजने लगे। धुएं के गुबार में कर्नल मुझे मिले। उनका चेहरा कालिक से सना था। कर्नल ने खांसते हुए मगर सख्त आवाज में कहा, यह कोई हादसा नहीं है, ये किसी का सच छिपाने का भद्दा तरीका है। खैर, क्रू ने किसी तरह आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन असली खौफनाक मंजर सुबह हमारा इंतजार कर रहा था। भोर के 5 बजे जब आसमान हल्का नीला हो रहा था, डेक पर फिर भीड़ जमा थी। ठंडी हवा के बीच फर्श पर एक और शव पड़ा था। ये आयोजक प्रभाकर रॉय थे। उनका शरीर पानी में भीगा हुआ था और चेहरा डर से इतना विकृत हो चुका था कि पहचानना मुश्किल था। कर्नल चुपचाप शव के पास झुके। उन्होंने प्रभाकर की गीली जैकेट की जेब टटोली। अंदर से वही चीज निकली, एक और सुनहरी पिन जिस पर नीला पत्थर जड़ा था, बिल्कुल वैसी ही जैसी कल रात तन्वी के पास मिली थी। कर्नल धीरे से खड़े हुए। उनकी आंखों में अब एक अजीब सी शून्यता थी। उन्होंने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए बेहद भारी और रूहानी आवाज में कहा, अर्नब, महसूस करो, अब समुद्र की नमकीन गंध बदल गई है। अब हवा में सिर्फ पानी नहीं है, अब ये मौत की गंध है। प्रभाकर रॉय की मौत ने एमवी समुद्र रत्न को एक चलते फिरते कब्रिस्तान में बदल दिया था। सुबह का सूरज निकला तो था, लेकिन उसकी रोशनी में एक अजीब सी फीकी रंगत थी, जैसे वो भी डेक पर पड़े खून को देखने से कतरा रहा हो। यात्रियों के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल लिखा था, अब अगला नंबर किसका है? कैप्टन ने अनहोनी की आशंका से जहाज को बीच समंदर में ही रोक दिया। चारों तरफ नीला गहरा पानी और ऊपर खुला आसमान। जमीन का नामो निशान तक नहीं था। ये अकेलापन अब काटने को दौड़ रहा था। कुछ यात्री दहशत में अपने केबिनों में बंद होकर रो रहे थे, तो कुछ डेक पर बुत बने खड़े थे। मैं और कर्नल उस जगह पहुंचे जहां प्रभाकर का शव रखा गया था। कर्नल ने घुटनों के बल बैठकर बहुत बारीकी से लाश का मुआयना किया। कर्नल ने रेलिंग पर उंगली फिराते हुए गंभीर स्वर में कहा, देखो अर्नब, यहां की पॉलिश उखड़ी हुई है। इसका मतलब साफ है, मरने से पहले यहां हाथापाई हुई थी। उसे आसानी से नहीं मारा गया। जहाज के डॉक्टर ने जांच के बाद पुष्टि कर दी, मौत डूबने से नहीं बल्कि गला घोंटने से हुई है। तभी कर्नल की नजर प्रभाकर की कलाई पर पड़ी। वहां एक छोटा हल्का नीला निशान था, जैसे किसी ने जोर से कुछ चुभाया हो। मैं तुरंत बोल पड़ा, यह तो वही निशान है कर्नल, वही नीली पिन। कर्नल ने खड़े होते हुए विचार मग्न होकर कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन याद रखना अर्नब, जासूसी की दुनिया में जो सबूत सबसे साफ दिखाई देते हैं, अक्सर वही गुमराह करने के लिए रखे जाते हैं। हम जांच करते हुए उस जगह पहुंचे जहां कल रात तन्वी का कैमरा टूटा था। कर्नल ने अपनी जेब से मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और लकड़ी के फर्श को स्कैन करने लगे। अचानक वे रुके। वहां फर्श पर बहुत ही हल्की खरोच में अंग्रेजी का एक अक्षर उकेरा गया था, एस। मैंने हैरानी से पूछा, ये एस? क्या ये मरने वाले का कोई इशारा है या कातिल का नाम? कर्नल ने पुरअसरार ढंग से जवाब दिया, इशारे भी कभी कभी जाल होते हैं मेरे दोस्त, हमें हर पहलू देखना होगा। इसके बाद हम तन्वी घोष के पास गए। वो अब थोड़ी संभली हुई लग रही थी, लेकिन डर अभी भी उसकी आंखों में था। मैंने नरमी से पूछा, तन्वी, कोशिश करो याद करने की, क्या तुमने उस आदमी के बारे में कुछ खास नोटिस किया था? तन्वी ने कांपते हुए हकलाते हुए कहा, अर्नब, मैंने चेहरा नहीं देखा। वहां बहुत अंधेरा था, बस सफेद कपड़े थे और बहुत ही अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे जली हुई रबड़ की बदबू हो। यह सुनते ही कर्नल की आंखों में बिजली सी कौंध गई।
कर्नल ने उत्साह और तेजी से कहा, जली हुई रबड़? ये परफ्यूम नहीं, मशीनों की गंध है। वो गंध इंजन रूम की होती है। कातिल ऊपर से नहीं, नीचे से आया था। हम बिना वक्त गंवाए इंजन रूम की तरफ दौड़े। वहां हवा में धुएं और ग्रीस की वही गंध अब भी मौजूद थी। कर्नल सीधा एक पुराने लोहे के बक्से के पास गए जिसका ताला टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था। मैंने ताले को उठाते हुए कहा, यह तो कल तक बंद था कर्नल। कर्नल ने बक्सा खोला। अंदर कुछ पुराने और पीले पड़ चुके नक्शे रखे थे। ये अंडमान के एक ऐसे द्वीप के नक्शे थे जहां एक पुराना भूला बिसरा लाइट हाउस यानी कि प्रकाश स्तंभ था। कर्नल ने नक्शे पर उंगली रखते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया। देखो, ये वही जगह है जहां 20 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। उस हादसे में एक बड़े व्यापारी की मौत हुई थी। और जानते हो उस व्यापारी का नाम क्या था? अरूप मित्रा। मैं सन्न रह गया। मैंने अविश्वास से पूछा, क्या वही अरूप जो हमारे साथ इस जहाज पर था? कर्नल ने नक्शा मोड़ते हुए बेहद गंभीर होकर कहा, शायद ये नाम ही इस मौत के खेल की चाबी है। हो सकता है हमारा वाला अरूप वो नहीं था जो वो होने का दावा कर रहा था। तभी जहाज का एक अधिकारी दौड़ता हुआ हमारे पास आया। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने हांफते हुए कहा, सर जल्दी चलिए, हमें पिछले हिस्से न कुछ मिला है। हम पिछले हिस्से में गए जहां मोटे पाइपों के बीच एक गीले कपड़े की थैली फंसी हुई थी। हमने उसे निकाला। अंदर कुछ पुराने सिक्के, एक सोने की चेन और एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। तस्वीर में 5 लोग एक साथ खड़े थे। अरूप मित्रा, प्रभाकर रॉय, डॉक्टर सुदीप तोसेन, एक अनजान आदमी और तन्वी घोष के पिता। कर्नल ने तस्वीर को रोशनी में देखा और एक गहरी लंबी सांस ली। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए भारी आवाज में कहा, अब हम इस यात्रा का असली चेहरा देख रहे हैं अर्नब। ये कोई सांस्कृतिक यात्रा नहीं थी। किसी ने इन सब को यहां इसलिए इकट्ठा किया ताकि 20 साल पुराने पापों का हिसाब बराबर कर सके। रात को कर्नल ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। बाहर समंदर एकदम शांत था, लेकिन यह शांति किसी आने वाले तूफान से भी ज्यादा डरावनी थी। कर्नल ने खिड़की से बाहर देखते हुए चेतावनी दी, कल किसी और की बारी है। कातिल बहुत शातिर है। वो चाहता है कि हम डर के मारे एक दूसरे पर शक करें और आपस में लड़ पड़ें। मैंने बेचैनी से पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? कर्नल ने दीवार के पार देखते हुए दृढ़ता से कहा, अब सच्चाई इस जहाज पर नहीं मिलेगी। सारे सबूत उस पानी के नीचे हैं। कल सुबह ही गोताखोरी दल नीचे जाएगा। जो वहां नीचे मिलेगा वही हमें उस कातिल तक पहुंचाएगा। छठे दिन समंदर की सतह किसी झील की तरह खामोश थी, लेकिन एमवी समुद्र रत्न के भीतर जैसे एक अदृश्य तूफान मचा हुआ था। यात्रियों के चेहरों की रंगत उड़ चुकी थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे और हर किसी की चाल में एक हड़बड़ी थी, मानो वे अपनी ही परछाई से पीछा छुड़ाना चाहते हों। दोपहर के वक्त कर्नल नीलाद्री सरकार ने सभी बचे हुए प्रमुख लोगों को डाइनिंग हॉल में इकट्ठा होने का आदेश दिया। जब सब अपनी कुर्सियों पर बैठ गए तो हॉल में सुई गिरने जैसी खामोशी थी। कर्नल ने अपनी जेब से वो पुरानी मुड़ी हुई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर निकाली और उसे मेज के बीचों बीच रख दिया। कर्नल ने हर एक चेहरे को घूरते हुए बेहद धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, अब डर छिपाने की कोशिश मत कीजिए। यह अब आपके चेहरों पर साफ लिखा है। इस तस्वीर में 5 लोग थे। एक अरूप मित्रा जो गायब हो चुका है, दूसरा प्रभाकर रॉय जो अब जिंदा नहीं है। अब बचे सिर्फ 3। कर्नल की नजरें सीधे डॉक्टर सुदीप तोसेन पर जाकर टिक गईं। कर्नल ने तीखे स्वर में पूछा, डॉक्टर तोसेन, यह कहानी 20 साल पुरानी है ना? उस तूफानी रात में एक व्यापारी का जहाज से गिरना सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। डॉक्टर सेन का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उनके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। डॉक्टर सेन ने मेजपोश को मुट्ठी में भींचते हुए हकलाकर कहा, नहीं नहीं, वो सिर्फ गिर गया था। हम सब ने बस गिरने की आवाज सुनी थी, हमने कुछ देखा नहीं था। तभी तन्वी अचानक अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में बरसों पुराना गुस्सा।
तन्वी ने कांपते हुए मगर ऊंची आवाज में कहा, झूठ, सब झूठ है। मेरे पिता उस कंपनी में अकाउंटेंट थे। उन्होंने मरने से पहले मुझे बताया था कि कंपनी में एक बड़ा घोटाला हुआ था और उन्हें इस सब में फंसाया जा रहा था। वो कोई हादसा नहीं था डॉक्टर, वो हत्या थी। अभी बहस ही चल रही थी कि जहाज को एक हल्का सा झटका लगा। डेक पर हलचल मच गई। गोताखोरी दल यानी डाइविंग टीम गहरे पानी में उतरने के लिए तैयार खड़ा था। मैं और कर्नल भागकर रेलिंग के पास पहुंचे। वहां हवा में इंजन रूम वाली वही अजीब जली हुई रबर की गंध फिर से महसूस हो रही थी। कर्नल ने हवा को सूंघते हुए बुदबुदाया, अर्नब, ये गंध सिर्फ मशीन की खराबी की नहीं है, ये दबे हुए सच के बाहर आने की गंध है। 1 घंटे के तनावपूर्ण इंतजार के बाद गोताखोर पानी की सतह पर वापस आए। उनके हाथों में धातु का एक बक्सा था, जंग लगा हुआ, कीचड़ से सना हुआ और आधा जला हुआ। कर्नल ने उसे डेक पर ही खोला। अंदर गीले और गले हुए दस्तावेजों का पुलिंदा था। कर्नल ने चिमटी से एक पन्ना उठाया जिस पर अभी भी कुछ नाम पढ़े जा सकते थे, जैसे मिक्स्ड लिमिटेड शेयर होल्डिंग पार्टनर्स, ए मित्रा, पी रॉय, एस सेन। मैंने हैरानी से आंखें फाड़कर कहा, इसका मतलब ये तीनों बिजनेस पार्टनर थे? कर्नल ने सिर हिलाते हुए कड़वे स्वर में कहा, हां, और इन तीनों ने अपने फायदे और इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए 20 साल पहले उस जहाज को डुबोया और अपने ही साथी को रास्ते से हटा दिया। और आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। शाम होते होते एक और बुरी खबर ने दस्तक दी। डॉक्टर सुदीप तौसिन अपने केबिन से गायब थे। जब हम उनके कमरे में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। मेज पर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रखा था जिस पर लिखा था, सच बोलने के लिए मैं भी कीमत चुकाने जा रहा हूं। तन्वी ने सहमते हुए पूछा, क्या उन्होंने खुदकुशी कर ली? कर्नल ने ना में सिर हिलाया और तलखी से कहा, नहीं मिस घोष, कायर कभी खुद को सजा नहीं देते, वे सिर्फ भागने की कोशिश करते हैं। रात गहरी हो चुकी थी और अंधेरा डरावना हो गया था। अचानक एक क्रू मेंबर बदहवास होकर दौड़ते हुए हमारे पास आया। उसने हाफते हुए चिल्लाकर कहा, सर जल्दी चलिए, कोई इंजन रूम में है और वो मेन वॉल्व खोलने की कोशिश कर रहा है। अगर वो खुल गया तो पानी भर जाएगा और हम सब डूब जाएंगे। हम पागलों की तरह लोहे की सीढ़ियां उतरते हुए नीचे भागे। इंजन रूम में मशीनों का कान फाड़ू शोर था और चारों तरफ भाप और धुआं भरा हुआ था। धुंध के बीच हमें एक छाया दिखी जो एक बड़े पहिए से जूझ रही थी। कर्नल ने टॉर्च मारी। रोशनी सीधे डॉक्टर सेन के चेहरे पर पड़ी। वे पसीने से लथपथ थे और उनकी आंखों में मौत का खौफ था। कर्नल ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, रुक जाइए डॉक्टर, यह पागलपन है। डॉक्टर सेन ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी आवाज डर से फटी जा रही थी। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, सच बोलने से पहले वो मुझे। डॉक्टर सेन अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही ऊपर से छत से लोहे की एक भारी भरकम जंजीर टूटकर गिरी। धड़ाम! इतनी जोरदार आवाज हुई कि हम सब बचने के लिए पीछे हट गए। जब कुछ पलों बाद धुआं छटा तो वहां का मंजर देख हम सन्न रह गए। डॉक्टर सेन वहां नहीं थे, वो गायब हो चुके थे। फर्श पर जहां वे खड़े थे वहां सिर्फ उनका सफेद रुमाल पड़ा था और उस रुमाल पर वही नीला रासायनिक निशान बना था जो पहले अरूप के गायब होने पर रेलिंग पर मिला था। कर्नल ने वो रुमाल उठाया और बेहद गंभीर स्वर में कहा, अर्नब, अब यह जहाज किसी सामान्य यात्रा पर नहीं है, यह अब इंसानी पापों की नाव बन चुका है और इसका खेवैया कोई और नहीं, हमारा अतीत है। 7वें दिन की सुबह जब सूरज निकला तो उसमें वो रोज वाली सुनहरी चमक नहीं थी। आसमान में एक मटमैली बीमार सी धुंध छाई हुई थी। नीचे समंदर का पानी भी अपना रंग बदल रहा था, पहले नीला, फिर गहरा स्लेटी और अब डरावना काला। हवा में ठंडक तो थी लेकिन उससे ज्यादा एक अनजाना डर घुला हुआ था जो सांसों के साथ अंदर उतर रहा था।
कर्नल नीलाद्री सरकार डेक की रेलिंग पर झुककर क्षितिज को इस तरह घूर रहे थे मानो वे किसी अदृश्य दुश्मन की टोह ले रहे हों। कर्नल ने बिना मुड़े गंभीर स्वर में कहा, अर्नब, समंदर की ये बदलती रंगत बेवजह नहीं है। ये पानी हमें इशारा दे रहा है कि नीचे अभी भी कुछ बाकी है, कोई ऐसी अधूरी कहानी जिसे लहरों ने अब तक दबा रखा था। शायद उनका अंदाजा सही था, क्योंकि गोताखोरी दल ने कप्तान से एक बार फिर नीचे जाने की इजाजत मांगी। कप्तान बुरी तरह डरे हुए थे, लेकिन कर्नल अपनी बात पर अड़े रहे। कर्नल ने कप्तान की आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहा, उन्हें जाने दीजिए कैप्टन। समंदर अपने पेट में जो भी राज छिपाए बैठा है, हमें उसे हर हाल में बाहर लाना होगा। करीब आधे घंटे तक रस्सियां पानी में डोलती रहीं। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद पानी की सतह टूटी और एक गोताखोर ऊपर आया, बिल्कुल अकेला। जैसे ही उसने अपना मास्क हटाया, उसके चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दी। गोताखोर ने हांफते हुए लड़खड़ाती आवाज में बताया, सर, नीचे कुछ बहुत अजीब है। वहां मलबे के बीच इंसानी कंकाल हैं और एक लोहे का पुराना डिब्बा भी है। जब उस डिब्बे को क्रेन की मदद से ऊपर डेक पर लाया गया तो पूरे जहाज पर मातम जैसा सन्नाटा पसर गया। वो डिब्बा बहुत पुराना था, उस पर काई और जंग की मोटी परत जमी हुई थी। कर्नल ने किसी तरह उसका ढक्कन खोला। अंदर से सड़े हुए कागज और सीलन की बदबू आई। डिब्बे में 3 चीजें सुरक्षित थी, एक टूटी हुई कलाई घड़ी, एक सोने की चेन और एक पुराना गला हुआ रजिस्टर। कर्नल ने घड़ी उठाई। उसकी सुइयां रात के ठीक 2 बजे पर रुक गई थीं। फिर उन्होंने रजिस्टर खोला। पन्ने बुरी तरह गल चुके थे, लेकिन स्याही के कुछ निशान अब भी पढ़े जा सकते थे। कर्नल ने एक पन्ने पर उंगली फेरते हुए पढ़ा, मिक्स्ड प्रोजेक्ट अकाउंट लॉग, हस्ताक्षर अरूप मित्रा 2004। कर्नल ने मेरी तरफ देखा और रहस्यमयी ढंग से कहा, अर्नब, ये वही रजिस्टर है जिसमें 20 साल पहले हुए उस बड़े घोटाले का पूरा हिसाब किताब था। इसीलिए किसी ने सबूत मिटाने के लिए इसे समंदर में डुबो दिया था। आज जो भी हत्याएं हो रही हैं, वे इसी राज को दफनाने के लिए हो रही हैं। यह सुनते ही तन्वी का सब्र का बांध टूट गया। वो रजिस्टर को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। तन्वी ने रोते हुए हिचकियों के बीच कहा, मेरे पापा का नाम भी इसमें था, लेकिन वो बेगुनाह थे। उन्हें सिर्फ फंसाया गया था ताकि बाकी लोग बच निकलें। कर्नल ने तन्वी के कंधे पर हाथ रखते हुए सांत्वना भरे स्वर में कहा, मैं जानता हूं तन्वी, और शायद तुम्हारे पिता इसी सच को दुनिया के सामने लाना चाहते थे, इसीलिए उन्हें भी खामोश कर दिया गया। अभी हम बात ही कर रहे थे कि अचानक जहाज के निचले हिस्से से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई भारी लोहे का दरवाजा बंद हुआ हो। हम सब तुरंत आवाज की दिशा में दौड़े। इंजन रूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर रोशनी बहुत कम थी और चारों तरफ मशीनों की गर्म हवा और धुआं भरा हुआ था। कर्नल ने अपनी टॉर्च जलाई और रोशनी फर्श पर डाली। वहां पानी के गीले पैरों के निशान थे जो अंदर की तरफ जा रहे थे। वे एक मोटे पाइप के पास रुके और झुककर जमीन से कुछ उठाया। वो कांच का एक टुकड़ा था जिस पर नमक की मोटी परत जमी हुई थी। कर्नल ने वो टुकड़ा दिखाते हुए धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा, देखो, ये टुकड़ा नीचे समंदर की गहराई से आया है, ठीक उसी जगह जहां वो बक्सा मिला था। कोई उस बक्से को निकालने के बाद फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, या शायद नीचे से कोई ऊपर आया है। पास की दीवार पर लगे पाइपों पर खून के ताजा धब्बे और खरोचें भी थीं, जैसे किसी ने जान बचाने के लिए लोहे को कसकर पकड़ा हो। क्या ये डॉक्टर सैन थे या कोई और? हम डेक पर वापस लौटे तो कप्तान ने घबराते हुए कहा कि मौसम और खराब हो रहा है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। रात उतरने लगी थी। कर्नल मेरे पास आए और रेलिंग के सहारे खड़े हो गए। कर्नल ने बेहद धीमे और खतरनाक स्वर में कहा, अर्नब, अब पूरी तस्वीर साफ हो गई है। ये हत्यारा समंदर की गहराई से नहीं आया है, ये इंसान के लालच से पैदा हुआ है। 20 साल पुराने पाप का घड़ा अब भर चुका है, लेकिन एक आखिरी चाल अभी बाकी है।
मैंने धड़कते दिल से पूछा, कौन है वो? कौन कर रहा है ये सब? कर्नल की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उन्होंने दांत पीसते हुए जवाब दिया, वही जो अब तक सब कुछ संभालने और डरने का नाटक करता रहा। प्रभाकर रॉय तो बस एक मोहरा का मेरे दोस्त, असली खिलाड़ी कोई और है जो अब तक हमारी आंखों के सामने होकर भी ओझल था। रात अब अपने सबसे डरावने रूप में थी। आसमान पर काले बादलों का डेरा था और बीच बीच में जब बिजली कड़कती तो समंदर का खौफनाक और विकराल चेहरा पल भर के लिए दिखाई दे जाता। जहाज की मध्यम रोशनी ऐसे टिमटिमा रही थी मानो समंदर की दहशत से बिजली के तार भी कांप रहे हों। हवा में वही खारी और नमकीन महक थी, लेकिन अब उसमें मौत का डर और बेचैनी भी घुल चुकी थी। कर्नल डेक पर टहल रहे थे। उनकी चाल में गहरी चिंता थी। मैंने उनके साथ कदम मिलाते हुए पूछा, कर्नल, क्या आपको लगता है कि कप्तान ही इन सब मौतों का जिम्मेदार है? कर्नल ने सिर हिलाते हुए विचारमग्न होकर कहा, नहीं अर्नब, कप्तान कातिल नहीं हो सकता, लेकिन कातिल कोई ऐसा जरूर है जो इस जहाज की नस नस से वाकिफ है। वो जानता है कि कब कौन सी बिजली काटनी है और कब बिना पैरों की आहट किए गायब होना है। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। हम पलटे तो देखा तन्वी दौड़ती हुई हमारी तरफ आ रही थी। उसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। तन्वी ने हाफते हुए बदहवास होकर कहा, कर्नल साहब, मेरे कमरे में कोई था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो खिड़की से कूदकर भाग गया। हम तुरंत उसके केबिन की ओर भागे। वहां टेबल पर एक कागज का टुकड़ा रखा था जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, सागर सच को कभी बोलने नहीं देगा। कर्नल ने वो पन्ना उठाया और सख्ती से कहा, ये वही है। वो चाहता है कि हम डर जाएं और अपनी जांच रोक दें। तभी अचानक जहाज को एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी विशाल लहर ने टक्कर मारी हो। उसी वक्त ऊपर डेक पर किसी के भागने की भारी आवाज सुनाई थी। हम उस साए का पीछा करते हुए लपके। वो अनजान शख्स फिसलन भरे रास्ते से होता हुआ इंजन रूम के अंधेरे में गायब हो गया। कर्नल ने जोर से दरवाजा खोला और अपनी टॉर्च की तेज रोशनी अंदर फेंकी। रोशनी के दायरे में कप्तान खड़े थे। उनके हाथ में एक लोहे की रॉड थी और वो बुरी तरह कांप रहे थे। मैं चौंक कर बोला, कप्तान, आप? कप्तान ने रॉड नीचे गिराते हुए रुंधे गले और कांपती आवाज में कहा, तुम नहीं समझोगे। मैं बस न्याय चाहता था। मैंने किसी को नहीं मारा, कसम से। लेकिन मैंने ये सब होने दिया। मैंने उन्हें नहीं बचाया क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने 20 साल पहले मेरे भाई को मारा था। वो हादसा नहीं था, वो एक धोखा था। कर्नल ने आगे बढ़ते हुए नर्म लेकिन तीखा सवाल किया, तुम्हारे भाई का नाम क्या था कप्तान? कप्तान ने आंसू पोंछते हुए कहा, समर रॉय। और प्रभाकर मेरा सगा छोटा भाई था। अफसोस मैं उसे भी नहीं बचा सका। अभी कप्तान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पूरे जहाज में खतरे का सायरन गूंज उठा और बिजली पूरी तरह से गुल हो गई। घुप अमेहरे में लड़खड़ाते कदमों की हल्की आवाज आई। कर्नल ने मेरे हाथ से टॉर्च झपटी और रोशनी आगे के गलियारे में फेंकी। सामने का नजारा देख हमारी सांसें अटक गईं। वहां डॉक्टर सुदीप तोसेन खड़े थे। कपड़े फटे हुए, शरीर पर चोट के निशान और खून से लथपथ थे। वो जिंदा थे। मैंने हैरानी से चीख कर पूछा, डॉक्टर, तुम जिंदा हो? डॉक्टर सेन ने दर्द से कराहते हुए दीवार का सहारा लेते हुए कहा, हाँ, मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन सुनिए, कातिल कप्तान नहीं है। कातिल वो है जिसने इस पूरी यात्रा का खर्चा उठाया, जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। कर्नल ने धीरता से पूछा, कौन? साफ साफ बताओ। डॉक्टर सेन ने हाफते हुए खुलासा किया, वो जिसका नाम उस रजिस्टर में एस से था, समीरन सेन। वही जो इस जहाज का असिस्टेंट ऑफिसर बनकर हमारे बीच घूम रहा है और हमें बेवकूफ बना रहा है। उसी पल अंधेरे में गोली चलने की आवाज गूंजी। धाएं। गोली डॉक्टर सेन के कंधे को छूती हुई निकल गई। हमने देखा एक साया डेक की सीढ़ियों की तरफ भाग रहा है। कर्नल ने पूरी ताकत से चिल्लाए, अर्नब, पकड़ो उसे, वो भागना नहीं चाहिए। बाहर तूफान अब अपने चरम पर था। बारिश की बौछारें सुई की तरह चुभ रही थीं। वो आदमी रेलिंग फांद कर समंदर में कूदने ही वाला था कि कर्नल ने लपक कर उसका हाथ दबोच लिया। टॉर्च की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। वो वाकई जहाज का वही शांत और वफादार दिखने वाला सहायक अधिकारी था। कर्नल ने हवा के शोर के बीच चिल्लाकर कहा,
बहुत देर हो चुकी है समीरन, अब समंदर नहीं कानून तुम्हारा फैसला करेगा। वो आदमी पागलों की तरह हंसा। उसकी हंसी तूफान से भी ज्यादा डरावनी थी। समीरन ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, न्याय? कैसा न्याय? 20 साल के झूठ को अब कोई सच नहीं बदल सकता कर्नल। हवा इतनी तेज थी कि हमारी आवाजें गुम हो रही थीं। अचानक जहाज ने एक और हिचकोला खाया और उसका हाथ कर्नल की पकड़ से फिसल गया। एक लंबी चीख के साथ वो सीधा उफनते हुए काले समंदर में जा गिरा। लहरें जैसे इंतजार ही कर रही थीं, उन्होंने पल भर में उसे निगल लिया। कुछ देर बाद वहां केवल तूफान का शोर बचा था और फिर एक अजीब सी भारी शांति छा गई। कर्नल रेलिंग के पास खड़े गहरे पानी को देख रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और लंबी सांस लेते हुए बेहद धीमे स्वर में कहा, चलो अर्नब। समुंदर ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। अगली सुबह समुंदर इतना शांत था जैसे रात को वहां कोई तूफान आया ही ना हो। लेकिन ये शांति सुकून देने वाली नहीं, बल्कि किसी कब्रिस्तान जैसी डरावनी थी। हवा में अब भी पिघले हुए लोहे और बारूद जैसी गंध घुली हुई थी, वो गंध जो किसी बड़ी तबाही के बाद पीछे छूट जाती है। सूरज बादलों की परतों में कहीं छुपा हुआ था और हमारा जहाज बहुत ही धीमी रफ्तार से बंदरगाह की तरफ रेंग रहा था। कर्नल नीलाद्री सरकार डेक पर अकेले खड़े थे। उनके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि गहरी और भारी सोच थी। मैं उनके पास गया। मैंने राहत की सांस लेते हुए पूछा, कर्नल, शुक्र है वो रात बीत गई। कातिल मारा गया, क्या अब ये रहस्य सुलझ गया है? कर्नल ने नाम में सिर हिलाया और समुंदर को देखते हुए कहा, मौत कभी किसी कहानी का अंत नहीं होती अर्नब। तुम्हें क्या लगता है वो असिस्टेंट ऑफिसर ही सब कुछ कर रहा था? नहीं, वह सिर्फ गोली चलाने वाला हाथ था, लेकिन उसे हथियार बनाकर इस्तेमाल करने वाला दिमाग कोई और है। असली खिलाड़ी, असली मास्टरमाइंड अब भी इस जहाज पर हमारे साथ सांस ले रहा है। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने हैरानी से पूछा, कौन? अब बचा ही कौन है? कर्नल ने मेरी आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, मेरे साथ नीचे चलो। अब वक्त आ गया है उस आखिरी और कड़वे सच का सामना करने का। हम नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। कप्तान, पट्टियों में लिपटे हुए घायल डॉक्टर सुदीप तोसेन और कुछ क्रू मेंबर्स पहले से मौजूद थे। थोड़ी देर में तन्वी भी आ गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में थकान साफ दिख रही थी। कर्नल ने मेज के बीचों बीच एक नीली फाइल पटकी। ये वही फाइल थी जो समुंदर से निकाले गए उस लोहे के बक्से में मिली थी। कर्नल ने कमरे में मौजूद हर शख्स पर नजर डालते हुए कड़क आवाज में कहा, इस फाइल में उस मिक्स्ड लिमिटेड कंपनी के सभी साझेदारों के नाम दर्ज हैं। ध्यान से सुनिए, अरूप मित्रा, प्रभाकर रॉय, सुदीप तोसेन, दुर्गा सेन और एक आखिरी नाम, टी घोष। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं सन्न रह गया और धीरे से तन्वी की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। कर्नल ने तन्वी की आंखों में सीधे झांकते हुए बेहद सख्त लहजे में कहा, हाँ, तन्वी घोष, तुम्हारे पिता के नाम पर यह कंपनी खड़ी की गई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद इसकी असली और कानूनी वारिस तुम थी। तुमने ही बदला लेने के लिए ये पूरी योजना बनाई। तुमने ही इस सांस्कृतिक यात्रा के लिए फंड दिया, ये जहाज खरीदा और ये पूरा नाटक रचा, सिर्फ इसलिए ताकि तुम उन सबको एक साथ एक जगह ला सको जिन्होंने 20 साल पहले तुम्हारे पिता को धोखा दिया था। तन्वी अपनी जगह से उछल पड़ी और चिल्लाई, नहीं, ये झूठ है, मैं निर्दोष हूं, मैंने किसी को अपने हाथ से नहीं मारा। कर्नल ने अपनी जेब से वही सुनहरी पिन निकाली जिसमें नीला पत्थर जड़ा था और उसे मेज पर रखते हुए कहा, झूठ बोलना बंद करो तन्वी, यह पिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास थी और ये मुझे प्रभाकर रॉय की जेब में मिली। उसकी कलाई पर इसी पिन के चुभने का गहरा निशान था। तन्वी की सांसें तेज चलने लगी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि कर्नल ने उसे रोका। कर्नल ने एक और वार किया।
कर्नल ने एक और वार किया। कर्नल ने कहा, और अगर तुम्हें लगता है कि तूफान और अंधेरे में तुम्हारा राज छिप जाएगा तो तुम एक चीज भूल गई, तुम्हारा कैमरा। जब बिजली गई थी तब भी उसका लेंस खुला था और रिकॉर्डिंग मोड पर था। उसमें साफ कैद है कि कैसे तुमने अंधेरे का फायदा उठाकर प्रभाकर को डेक पर बुलाया और उसे धक्का दिया। ये सुनते ही तन्वी के सब्र का बांध टूट गया। उसके होंठ कांपने लगे और वो धड़ाम से कुर्सी पर गिर पड़ी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तन्वी ने सिसकते हुए टूटी हुई आवाज में कबूल किया, मैं बस अपना खोया हुआ न्याय वापस लेना चाहती थी कर्नल साहब। उन लोगों ने मेरे पिता को मारा था, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। मैं सिर्फ उन्हें सजा देना चाहती थी, मैं कातिल नहीं हूं। माहौल बहुत भारी हो गया था। कर्नल उसके पास गए। उनका स्वर अब थोड़ा नर्म लेकिन अटल था। तन्वी, न्याय और बदले के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। अफसोस तुमने उस रेखा को पार कर दिया। तुमने कानून को अपने हाथ में लिया और खुद मुजरिम बन गई। समुंदर ने तुम्हारे लिए सारे रास्ते इसलिए खोले ताकि तुम देख सको कि नफरत की आग इंसान को कहां ले जाकर जलाती है। कप्तान ने गहरी और भारी सांस ली। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, हमें बंदरगाह पहुंचते ही इसे पुलिस के हवाले करना होगा। कानून अपना काम करेगा। कर्नल ने सहमति में सिर हिलाया और खिड़की से बाहर दिखते बंदरगाह को देखते हुए कहा, हां, इंसाफ अब इंसानों को करना चाहिए। समंदर अपना काम कर चुका है। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि हम उसी समंदर में हैं। बाहर सूरज बादलों की कैद से आजाद हो चुका था और सुनहरी धूप डेक पर बिखरी थी। समंदर की वो लहरें जो कल रात तक मौत बनकर गरज रही थीं, अब बिल्कुल शांत थीं, जैसे कोई जिद्दी बच्चा रोते रोते थक कर गहरी नींद में सो गया हो। हमारा जहाज पोर्ट ब्लेयर के हरे भरे किनारों के करीब पहुंच चुका था। तन्वी को सुरक्षा कर्मियों ने अपनी हिरासत में ले लिया था। उसके चेहरे पर अब ना तो कल रात वाला गुस्सा था और ना ही पकड़े जाने का डर, बस एक गहरा और अंतहीन खालीपन था। जाते जाते वो सीढ़ियों के पास एक पल के लिए रुकी और पीछे मुड़कर कर्नल की ओर देखा। तन्वी ने बेहद टूटी हुई और रूखी आवाज में कहा, शायद आप सही थे कर्नल साहब। समंदर कभी किसी अपराध को नहीं भूलता, वो हिसाब बराबर करके ही रहता है। कर्नल ने धीमे स्वर में उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, और याद रखना तन्वी, सच्चाई चाहे कितनी भी भारी क्यों ना हो, वो लहरों के साथ किनारे तक लौट ही आती है। सिपाही उसे लेकर आगे बढ़ गए। चलते चलते उसने मेरी तरफ देखा। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, अर्नब, मैंने तरीका गलत चुना, लेकिन मेरे पिता ने जो दर्द सहा था वही मेरी नफरत की जड़ बन गया। शायद मैं उस दर्द से कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। कर्नल ने पीछे से ऊंची आवाज में उसे समझाते हुए कहा, मुक्ति केवल सच को स्वीकार करने से मिलती है तन्वी, उससे भागने से नहीं। जब जहाज बंदरगाह पर लगा और लोहे की सीढ़ी नीचे उतारी गई तो जमीन पर पहला कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। इतने दिनों तक पानी पर डोलने के बाद स्थिर जमीन का एहसास बहुत सुखद था, लेकिन अफसोस, पैर तो जमीन पर थे मगर मन के भीतर अब भी समंदर का वही तूफानी शोर गूंज रहा था। एमवी समुद्र रत्न ने हम सब के भीतर से कुछ हमेशा के लिए खींच लिया था, शायद हमारा भरोसा और हमारी मासूमियत। कर्नल नीलाद्री सरकार सीढ़ियों पर कुछ पल के लिए रुके। उन्होंने अपनी हैट ठीक की और आखिरी बार उस जहाज की ओर देखा। वो जहाज अब भी उतना ही रहस्यमयी और भव्य लग रहा था, शांत और भारी, जैसे वो अपने लोहे के पेट में अभी भी कई अनकही कहानियां छिपाए बैठा हो। मैंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आखिरकार सब खत्म हो गया कर्नल साहब, अब हम इस डर और साये से बाहर निकल सकते हैं। कर्नल ने गंभीर होकर दार्शनिक अंदाज में कहा, केवल ये घटना खत्म हुई है अर्नब, इसका अनुभव नहीं। हर रहस्य अपने पीछे कुछ न कुछ निशान छोड़ जाता है। समंदर तो वही रहेगा, लेकिन इस सफर ने हमारे भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल दिया है। हम पोर्ट ब्लेयर शहर की ओर पैदल निकल पड़े। पीछे कोस्ट गार्ड की टीम जहाज के इंजन रूम की तलाशी ले रही थी। हर खरोंच और खून के निशान को सबूत के तौर पर दर्ज किया जा रहा था। रास्ते में चलते हुए मेरे मन में एक सवाल कुलबुला रहा था,
मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, कर्नल साहब एक बात बताइए, आपको शक कब हुआ? क्या जहाज पर चढ़ने के बाद या किसी और चीज से? कर्नल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं अर्नब, मुझे शक तभी हो गया था जब मैंने तुम्हारे घर पर वो गीला नीला लिफाफा देखा था। उस आमंत्रण की भाषा बहुत अजीब और बनावटी थी। जो व्यक्ति रहस्यों से खेलता है उसकी कलम हमेशा कुछ न कुछ छिपाती है। वो यात्रा शुरू होने से पहले ही मुझे खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी। मैंने उनकी तरफ सम्मान भरी नजरों से देखा और कहा, अगर आप साथ ना होते तो शायद हम सब उस समंदर की गहराइयों में समा जाते। आपने हमें बचा लिया। कर्नल ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, मौत डराती नहीं है मेरे दोस्त, अगर इंसान सच्चाई का सामना करना जानता हो तो। पर याद रखना, सच्चाई का रास्ता हमेशा अकेला होता है। शाम को हम शहर के एक पुराने शांत पुल के पास रुके। नीचे वही समंदर बह रहा था, पर अब उसकी लहरों में एक मधुरता थी, कोई खौफ नहीं। डूबते सूरज की लालिमा पानी पर ऐसे बिखर रही थी जैसे बुझती हुई आग अपनी आखिरी निशानी छोड़ रही हो। कर्नल ने पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें महसूस होता है अर्नब, ये सन्नाटा डर का नहीं बल्कि संतुलन का है। समंदर ने जो लिया था उसने उतना ही वापस कर दिया। झूठ को सजा मिली और सच्चाई को पहचान। मैंने पुल की रेलिंग पर झुकते हुए पूछा, तो क्या अब आप इस केस को पूरी तरह बंद मानते हैं? फाइल क्लोज? कर्नल ने कुछ देर सोचा, फिर दूर क्षितिज को देखते हुए बोले, कानूनी तौर पर हाँ, केस बंद है, लेकिन जिंदगी में कुछ फाइलें कभी पूरी तरह बंद नहीं होती। मृत्यु न्याय नहीं है, वो सिर्फ कर्मों का परिणाम है, और जिनकी आत्मा अपराध के जाल में उलझी हो वो तब तक चैन नहीं पाते जब तक उन्हें कोई दिल से माफ न करते। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और शहर की बत्तियां जलने लगी थीं। हम वापस होटल की ओर मुड़े। उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कलकत्ता लौटने के बाद भी ये कहानी पूरी तरह खत्म नहीं होने वाली थी। किताब का एक आखिरी पन्ना अभी खुलना बाकी था, और वो पन्ना हम दोनों को चौंकाने वाला था। उस खौफनाक सफर को गुजरे अब कई हफ्ते बीत चुके थे। एमवी समुद्र रत्न अब डॉक यार्ड में खड़ा था, बिल्कुल किसी बूढ़े और थके हुए योद्धा की तरह जो अपने घाव भरने का इंतजार कर रहा हो। समंदर दूर से देखने पर फिर से वही पुराना, विशाल और शांत नजर आता था। लेकिन जब भी कोलकाता की हवा में नमी बढ़ती या बारिश की बूंदें गिरती तो मेरे दिल में वही पुरानी यादें और अनजाना डर फिर से सिहरन पैदा कर देता। एक ऐसी ही बारिश से भीगी सुबह में कर्नल नीलाद्री सरकार के पुराने बंगले पर पहुंचा। वे अपनी बालकनी में पुरानी आराम कुर्सी पर लेटे हुए बारिश का मजा ले रहे थे। सामने टेबल पर से भाप उड़ाती चाय रखी थी और पास ही उसी जहाज की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर। बाहर रिमझिम बारिश रेलिंग पर गिरकर एक संगीत सा बना रही थी। मैंने कुर्सी खींचते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, कर्नल साहब, मौसम तो सुहाना है, पर कई बार लगता है जैसे समंदर की लहरें अब भी कान में गूंज रही हों, जैसे वो अब भी पुकार रही हों। कर्नल ने चाय का कप उठाते हुए दार्शनिक अंदाज में मुस्कुराकर कहा, समंदर कभी पुकारना बंद नहीं करता अर्नब। फर्क बस इतना है कि अब हम उसकी भाषा समझ गए हैं। इंसान जब मौत और डर की गहराई से गुजरता है तो उसका डर खत्म नहीं होता, पर उसे समझने और सहने की ताकत जरूर मिल जाती है। हम कुछ देर खामोश होकर बारिश को देखते रहे। फिर कर्नल ने मेज पर रखी उस जहाज की तस्वीर की ओर इशारा किया। उन्होंने रहस्यमयी चमक के साथ पूछा, तुम्हें पता है, डॉक यार्ड में जहाज की मरम्मत के दौरान इंजन के ठीक नीचे फर्श के पास क्या मिला? मेरी उत्सुकता एकदम जाग उठी। क्या मिला? कोई और सबूत? कर्नल ने सिर हिला के कहा, एक सीलबंद जंग लगा हुआ टिन का पुराना बक्सा। उसके अंदर कुछ गले हुए खत थे और एक चांदी का लॉकेट जिसके अंदर एक नन्ही बच्ची की तस्वीर थी। मैंने तुरंत पूछा, तन्वी की? कर्नल ने गंभीर होकर कहा, हां, और उन खतों में से एक खत उसके पिता दुर्गा सेन का आखिरी पैगाम था। मरने से ठीक पहले उन्होंने लिखा था कि मुझसे जो हो सका मैंने किया, लेकिन काश कोई एक दिन मेरी बेटी को यह समझा पाए
कि असली सच्चाई किसी की जान लेने से नहीं, बल्कि सीना तान कर जीने का साहस रखने से मिलती है। मैं ये सुनकर सन्न रह गया। मैंने अचरज से कहा, मतलब वो असली मालिक जिसने अनजाने में ये सब शुरू किया था, उसने भी पछतावे में ही दम तोड़ा था? कर्नल ने बारिश की गिरती बूंदों को निहारते हुए धीमी आवाज में कहा, जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही होती है मेरे दोस्त, समंदर की लहरों की तरह। कभी लौटकर सब कुछ मिटा देती है तो कभी बस गीले निशान छोड़ जाती है। समंदर ने सबका हिसाब बराबर किया, लेकिन उसने इंसाफ नहीं दिया, सिर्फ एक चेतावनी दी। मैंने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, और तन्वी, उसका क्या हुआ? कर्नल ने बताया कि पुलिस और कोर्ट ने उसकी मानसिक हालात और हालात को देखते हुए उसे जेल नहीं बल्कि सुधार गृह यानी रिफॉर्मेटरी भेजा है। उसे जिंदगी जीने का एक और मौका मिला है। शायद अब वो समझ जाएगी कि प्रतिशोध से बड़ी ताकत माफ करने और स्वीकार करने में होती है। बात खत्म करके कर्नल अपनी कुर्सी से उठे और कोने में रखे अपने पुराने ग्रामोफोन के पास गए। उन्होंने बड़े नाज से सुई रखी और कमरे में एक पुरानी धुन बजने लगी। वो संगीत नहीं बल्कि समंदर की लहरों जैसी गहरी और गूंजती हुई आवाज लग रही थी। कर्नल ने आंखें मूंदते हुए सुकून भरे स्वर में कहा, यह मेरा संगीत है अर्नब। जब दुनिया का शोर बहुत ज्यादा लगने लगे तो इसे सुनो। ये याद दिलाता है कि बड़ी से बड़ी सच्चाई हमेशा चुपचाप आती है, पर उसका असर लहरों के शोर से कहीं ज्यादा गहरा होता है। बाहर बारिश अब तेज हो चुकी थी। ठंडी हवा के झोंके बालकनी में आ रहे थे, लेकिन अब उस हवा में डर की गंध नहीं बल्कि जीवन की ताजगी थी। कर्नल ने चाय की आखिरी चुस्की ली और मेरी ओर देखकर एक आश्वस्त मुस्कान दी। उन्होंने कहा, चलो अब अगला रहस्य ढूंढो अर्नब। ये कहानी तो बस हमारी किताब का एक अध्याय थी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, और वो समंदर? उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा और बेहद धीमे से बोले, वो अब यहां मेरे भीतर है। खिड़की के पार दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन मुझे अब उसमें कोई तूफान नहीं बल्कि एक मुकम्मल कहानी का अंत सुनाई दे रहा था। मुझे समझ आ गया था कि सच्चाई हमेशा उजाले में नहीं मिलती। कई बार उसे जानने के लिए अंधेरे में उतरना पड़ता है, और वहां से लौटकर जो खामोशी मिलती है वही जीवन का असली सबक होती है।